देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ये क्वेश्चन दी इन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू लैम्डा एंड x प्लस 4y प्लस 10z स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। कहते हैं फाइंड आउट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब वो यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, सोल्यूशन होना चाहिए। एंड सॉल्व कंप्लीटली फॉर ईच केस। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी कि किस केस में ये सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई रैंक मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। लगाना रैंक मेथड ही यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें उसको कोई मतलब नहीं, लैम्डा निकालना क्या निकालना वो एक अलग बात है, हमको सॉल्व करना है इसको। पहले तो क्या तरीका होता है, राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या लिखेंगे, ये 1 1 1 1 2 4 1 4 10, ये मैट्रिक्स ए कहलाती है। इधर x y z इज इक्वल टू इधर 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 91 में, जब आप पैदा नहीं हुए थे, हो गए थे, नहीं हुए थे, पिछले जन्म में हो सकता हो, मरने वाले हो गए उसमें बूढ़े बूढ़े। 93 में पूछा गया था, 97 में, अभी आप आए कि नहीं आए, अभी नहीं आए। अच्छा, 2004 में आ गए, कितने साल के थे, आए थे, मतलब उसमें बिल्कुल आप रो रहे थे तब ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2006 में, 2008 में, 2010 में, 2013 में, वहाँ तक बड़े हो गए। ठीक है, कुल मिला करके जब आप कुछ भी नहीं जानने वाले थे तब उन सनों में पूछा गया है, बाद पूछा गया होगा लेकिन अब इसमें लिखा नहीं इन्होंने। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया एक्स, ये हो गया बी। ठीक है, यहाँ तक हम बात कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं बताते जाइए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, AUG, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनती है, उसका नाम सी दे दो, बनाया जाता है AB, स्लैश लगाओ, कॉमा लगाओ, जैसे भी लगाना हो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले ए को लिख देते हैं। अच्छी बात है कि ये 3 ही क्वेश्चन दी हैं, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं। 1 1 1 1 2 4 1 4 10, और यहाँ लिखेंगे 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। ये हमने मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, अब ज़रा देखिए, ये जो डॉटेड लाइन खींची हमने, इसके पहले मैट्रिक्स ए है पूरी, और जब पूरी कंप्लीट देखेंगे वो सी मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को आपको एक्लॉन फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म, जो भी आप नाम दें, इसको ब्रेक करिए। कन्वर्ट इट इनटू एचेलॉन फॉर्म, ECHELON, एचेलॉन फॉर्म। जगह थोड़ी सी कम है इसमें, चलो ठीक। देखो, एचेलॉन फॉर्म में ब्रेक करने का तरीका समझिएगा। इसका काम तो खत्म हो गया ना अब, फिर ये जगह हम यूज़ कर सकते हैं। देखो ध्यान से, क्या तरीका होता है कि पहली जगह क्या होना चाहिए, 1, वो तो है, उसके नीचे क्या होना चाहिए, 0, उसके नीचे क्या होना चाहिए, 0। तो क्या करेंगे, पहले हम R2 में एक ऑपरेशन करेंगे, R2 में माइनस करेंगे R1, रो में ही यहाँ पर ऑपरेशन होता है। फिर R3 में एक ऑपरेशन करेंगे, R3 में माइनस करेंगे R1। ठीक है, करते हैं ऑपरेशन। ये इक्वेशन हम रब कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बुक में देख लेंगे। देखिए, C बराबर, अच्छा देखिए, R1 तो ऐसे लिखा रहेगा 1 1 1, कुछ ज़्यादा 1 नहीं हो गए हैं, हाँ हैं तो ठीक है। इसके बाद देखिए
इसके नीचे देखिए, इसमें से इसको माइनस किया है, इसमें से इसको माइनस किया है करके, मतलब इसको पहले लिखा गया है फिर माइनस करके लिखा गया है 0। बोले क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा ना। जब 2 - 1 आप सोचोगे तो कुछ और आएगा, 1 - 2 सोचोगे तो कुछ और आएगा। मतलब इसमें से इसको माइनस किया गया है। तो यहाँ क्या आ गया है 1, यहाँ क्या आ गया है 3, यहाँ क्या आ गया है लैम्डा -1, यहाँ क्या आ गया है 0, यहाँ क्या आ गया है 3, यहाँ क्या आ गया है 9, यहाँ क्या आ गया है लैम्डा स्क्वायर -1। ये हमने एचलॉन फॉर्म में ब्रेक करने की एक स्टेप पूरा किया। अब देखो, पहला कॉलम ये 1 हो गया, सब 0 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। हमने आपसे कहा था पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। मतलब अगर ये 0 है तो फिर इसको चेक करेंगे हम, ठीक है। चलिए ये 1 हो गया, इसके नीचे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ना गंदा ही रोल लिखा है। 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 में एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, R3 में माइनस करना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ R2। मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 0 करना पड़ेगा। तो C बराबर R1 से कोई मतलब नहीं है, तो R1 तो 1 1 1 1, 0 R2 से कोई मतलब नहीं है 3 लैम्डा -1। इसको इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसको 3 टाइम्स करके माइनस किया 0 आ गया, इसको 3 टाइम्स करके किया 0 आ गया, इसको 3 टाइम्स किया तो देखो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर -1 में आपने माइनस किया 3 टाइम्स लैम्डा -1, तो आ गया लैम्डा स्क्वायर -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 3। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। ये आपकी एचलॉन फॉर्म आई है, सो नोट करिए पहले आप। अब बताइए रैंक में बताया क्या गया है आपको, खोलिए पन्ना पलटिए। रैंक मेथड में आपको क्या क्या बताया गया है, मेरे पास सामने सिस्टम है नहीं। हाँ बोलिए, रैंक ए इज इक्वल टू रैंक सी इज इक्वल टू क्या है एन। तो क्या होगा, क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर रैंक ए इज इक्वल टू, अच्छा ये एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर रैंक ए रैंक सी के इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, मतलब याद नहीं है केस, एग्जाम टाइम में याद करके आप जाएंगे। नहीं इसमें लिखा नहीं है तो क्या पढ़ क्या हो बताइए, ठीक है। देखिए अगर रैंक ए रैंक सी के इक्वल है, केवल इक्वल की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सोल्यूशन पॉसिबल होगा, मे बी यूनिक हो मे बी इनफाइनाइट हो, क्या होगा पता नहीं है, ठीक है। मतलब केवल इतना अगर केवल है, अगर ये इक्वल टू एन है तो हैव फाइनाइट सोल्यूशन होगा, यूनिक को फाइनाइट ही कहेंगे ना, ठीक है। और अगर ये ए सी इक्वल है लेकिन एन के इक्वल नहीं है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, लेस देन अगर एन है, न एन के इक्वल नहीं है मतलब अगर लेस देन है, अगर लेस देन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है रैंक तो नो सोल्यूशन होगा, यही बताया गया था। अब ज़रा यहाँ एक लफड़ा आ रहा है, क्या लफड़ा आ रहा है समझिएगा। ज़रा ए के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारा इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड निकालना था, मतलब वेरिएबल कितने थे, एन कितना था 3। यहाँ तक तो ए है, ज़रा ए की रैंक बताओ, 2 है। मतलब हमको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि ए की जो रैंक है वो कितनी है 2 है। अब ज़रा सी की रैंक देखो, सी की रैंक इधर देखिए, अगर ये 0 नहीं है तो इसकी 3 हो जाएगी। अगर ये 0 नहीं है, अगर हम मान लें कि इफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सी की रैंक क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो रैंक ए और रैंक सी इक्वल नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो यानी कुल मिलाकर के तो ये कंडीशन तो हमसे ये तो कहा नहीं उन्होंने कि लैम्डा की, अब क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि लैम्डा की किन वैल्यूज़ के लिए नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो ये नो सोल्यूशन की कंडीशन हो गई जो कि पूछा नहीं उन्होंने।
उन्होंने हमसे ये कहा कि सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। सोल्यूशन निकालने के लिए रैंक क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि फॉर कंसिस्टेंसी एंड सोल्यूशन रैंक ए और रैंक सी आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये चीज क्या होनी चाहिए, 0, तभी तो होगा। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 0 होना चाहिए। मतलब इसको फैक्टराइज करो तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कामन, लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 कामन, लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। लैम्डा माइनस 2 कामन, लैम्डा माइनस 1 जब भी 0, तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। लैम्डा 1 और 2 जब होगा तो ये आपका कंसिस्टेंट होगा और सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब चूंकि अगर ये 0 करते हो तो आप रैंक क्या बता रहे हो, रैंक ए इज इक्वल टू रैंक सी तो कर दिया है और रैंक 2 आ गई है। दोनों की रैंक कितनी है, 2। और वैल्यू क्या क्या निकालनी है आपको, एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। यानी कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल हैं वो इनसे ज़्यादा है, लेस देन एन है। तो लेस देन के केस में क्या बताया गया था, इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो इट हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन, इट हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। समझ में ये बात नहीं आई। और हमसे ये भी कहा कि भाई अगर ये सोल्यूशन इनफाइनाइट है जो भी है वो फाइंड भी करिए, पहले यहाँ तक पहुँचिए। समझ में आई बात नहीं आई। ये केस लिख लीजिएगा आप, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा उन्होंने कि लैम्डा की किन वैल्यूज़ के लिए ये कंसिस्टेंट नहीं है, उन्होंने कहा कंसिस्टेंसी वाली बात करिए। हमने बिल्कुल समझा दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे उसको। अब देखिए ये इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन इसको 2 डाल दो, पहले वाला 1 करेंगे। तो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज एक्चुअली हो क्या रहा है, ये ए है और ये इक्वल टू बी वाला है ना। भाई आप जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए थे तो आपने क्या किया था, ये पूरा ए लिख दिया था और ये बी लिख दिया था। तो आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा ना, 1 1 1 0 1 3 0 0 0, यही बनेगा ना। और इधर क्या आएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इधर आएगा 1 लैम्डा माइनस 1 एंड 0। ये तो 0 हो गया है ना, इसको आपने 0 मान लिया है। अब जब इसको आप खोलेंगे तो देखिए ये आएगा ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे आएगा आपका 3y प्लस जेड और यहाँ तो 0 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 लैम्डा माइनस 1 और 0। तो जब कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 3y प्लस जेड बराबर लैम्डा माइनस 1, ये कंपेरिजन हुआ। तीसरे का करेंगे नहीं, 0 इक्वल टू 0। अब आप लिखेंगे एज इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो क्या तरीका होता है इसमें, हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, z इज इक्वल टू के कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नहीं है ये, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यानी के क्या है, के इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, नहीं हम पढ़ते तो बचपन से आए हैं, बचपन मतलब कक्षा 1 में नहीं, 9th-10th में ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जनरली बोलचाल की भाषा में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, नाम तो सुना था। देखिए एक तो होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, जैसे 2 2 3 4 5 6 7 पाई, ये सब एब्सोल्यूट हैं, हर जगह फिक्स रहेंगे। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है किसी एक केस में फिक्स रहेगा। अगर आप किसी इक्वेशन में के को 1 लिखते हैं तो हर जगह वो 1 रहेगा उस पूरे इक्वेशन में। आपने 2 मान लिया तो 2 रहेगा, ठीक, इसीलिए वहां पर आर्बिट्रेरी वर्ड होता है। अब जेड को जब के आपने मान लिया तो बाई इक्वेशन 3 यहां से जेड रखो, वाई निकाल लो, 3y इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 माइनस जेड बोले तो के, तो y की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा माइनस 1 माइनस के अपान 3, ये y निकल आएगा। और बाई इक्वेशन अगेन बाई 3, यहां से x का मान क्या निकलेगा, 1 माइनस वाई माइनस लैम्डा,
क्या लिख रहा हूँ, माइनस जेड, तो 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 1 माइन, अबे यार, लैम्डा माइनस 1 माइनस के अपान 3 माइनस के। इसे सॉल्व किया जाए। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ ना हो। 3y निकालोगे, जेड माइनस 1 माइनस जेड, जेड जाएगा, जेड के हो जाएगा, 3 अपान में आएगा, ठीक है। और जब वाई जेड को उधर ले जाओगे तो माइनस में आएगा, हाँ ठीक है। 3 एलसीएम ले लीजिएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस के माइनस 3 के अपान 3, यानी ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 1 4 और माइनस 4 लैम्डा, क्या लिख रहा हूँ भाई, 3 प्लस 1 4 माइनस लैम्डा और माइनस का 2k अपान 3, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी निकली। ये इक्वेशन गलत हो गया। आपकी इक्वेशन जो ए बनी थी वो ये बनी थी ना, आपकी क्या बनी थी, 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 3, ये था ना, कि उल्टा लिख गए थे हम। इक्वेशन क्या बनी थी भाई, ऑगमेंटेड लास्ट में ये आई थी ना, और इसके बगल में क्या है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 लैम्डा माइनस 1 0, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, जो कि 1 के इक्वल है, ये कंपेयर हो गया। और दूसरा आपका y प्लस 3z आएगा ना, ये y प्लस 3z आएगा। हमने कहा आंसर टैली क्यों नहीं करा, ये y प्लस 3z आएगा। थोड़ा ध्यान रखा करिए, केवल उतारते रहते हो भाई। हमारे पास तो ये है कि हम रब कर देते हैं, फिर दिमाग से उतर गया, ये y प्लस 3z रहेगा। तो हमने कहा अपान में कुछ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। देखिए, तो z को आपने k मान लिया, तो बाई इक्वेशन 3 y की वैल्यू क्या निकलेगी, लैम्डा माइनस 1 माइनस 3z बोले तो 3k, एंड यहां से x क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई माइनस जेड, तो 1 माइनस वाई है लैम्डा माइनस 1 माइनस 3k और माइनस जेड है k, सो खोलेंगे तो 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 प्लस 3k माइनस k, तो आएगा आपका 1 1 2 माइनस लैम्डा प्लस 2k, ये आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 2 माइनस लैम्डा प्लस 2k, y की वैल्यू क्या निकल के आई है, y की वैल्यू आई है लैम्डा माइनस 1 माइनस 3k और z की वैल्यू आई है k, ठीक है। अब आपने लैम्डा की यही वैल्यू निकली है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, लैम्डा माइनस 1 माइनस 3k 2 माइनस लैम्डा प्लस 2k, ठीक है। अब चूंकि लैम्डा की दो वैल्यू आई हैं, तो लिखेंगे पहला केस फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा को 1 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1 प्लस 2k, यानी कि 2k प्लस 1, और y की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 माइनस 1 माइनस 3k, यानी कि ये माइनस 3k आएगा, और z की वैल्यू k आएगी। ये लैम्डा की एक वैल्यू पे एक्स वाई जेड की वैल्यू है, ठीक है। दूसरी लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, लैम्डा की वैल्यू 2 आई है, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 माइनस 2 प्लस 2k, यानी ये 2k आएगा, और y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1 माइनस 3k, यानी 1 माइनस 3k आएगा, और z की वैल्यू k आएगी। तो ये आपकी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, जब तक आपको रैंक का मतलब कैसे कंसिस्टेंट अनकंसिस्टेंट होगा तब तक आप इसको नहीं लगा सकते, ठीक, इसको लगाइएगा।